हेलो एवरीवन। आज जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के मूल अनुच्छेद 101 से लेकर 395। ठीक है। और ये जो आपके भारतीय संविधान रहेंगे, जो आर्टिकल का हम लोग अध्ययन करेंगे, ये आर्टिकल आपके संक्षिप्त में रहेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक चीज दिया गया, संक्षिप्त में रहेंगे और खूब बढ़िया से सुंदर तरीका से एक एक आर्टिकल का हम लोग अध्ययन करेंगे। और मैं ऐसा आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग अपने आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये है आप लोग का फर्स्ट आर्टिकल। इसमें अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है? संघ और नाम क्षेत्र। क्या दिया गया? संघ और नाम क्षेत्र। ठीक है। आर्टिकल, जब भारतीय संविधान का आर्टिकल प्रथम पढ़ते हैं यानी अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं, तो इसमें संघ यानी केंद्र और आपके जो उसके जो क्षेत्र है उसका नाम दिया गया है। संघ का नाम और क्षेत्र दिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद जो 2 है, इसमें नए राज्य का प्रवेश हो सकता है, यानी कि कोई भी नया राज्य इसमें जुड़ सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 3 में क्या है कि नए नए राज्यों का निर्माण या मौजूद राज्यों की सीमा में परिवर्तन। ठीक है। नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं या मौजूदा जो राज्य की सीमा, जो मौजूदा राज्य है, मान लीजिए कि बिहार है, तो बिहार को चाहेंगे तो हम दो भाग में क्या कर सकते हैं? खंडित कर सकते हैं। तो राज्यों की सीमा और नामों में का क्या कर सकते हैं? अनुच्छेद 3 के तहत उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। अनुच्छेद 4 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 4 की हम लोग बात करते हैं। तो अनुच्छेद 4 में है कि आपके अनुसूचियों और संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद क्या है? अनुसूची और संशोधन से आपका संबंधित है। अनुच्छेद 5 क्या है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता, यानी कि संविधान जिसमें भारत में लागू हो रहा था, उसमें उस समय भारत में आपके नागरिकता लेने का क्या प्रावधान था, ये अनुच्छेद 5 बताता है। अनुच्छेद 6 की बात करते हैं कि पाकिस्तान से आए व्यक्ति की नागरिकता, उस समय जो भी पाकिस्तान से आए व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता का प्रावधान आपके अनुच्छेद 6 में किया गया था। अनुच्छेद 7 की बात करते हैं, पाकिस्तान गए और लौटे व्यक्तियों की नागरिकता, जो कि स्टार्टिंग में देश का विभाजन हुआ उसमें पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ से फिर पाकिस्तान से भारत में लौटे, तो उनकी नागरिकता कैसे दिया गया, ये अनुच्छेद 7 में बताया गया है। आगे हम बात करते हैं, अनुच्छेद 8 की बात करते हैं। तो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों की नागरिकता के बारे में बात की गई है, यानी कि जो भारतीय ही मूल के हैं, यानी भारत के निवासी है लेकिन विदेश में रह रहे हैं, तो उनकी भारत में कैसे नागरिकता होगी, इसके बारे में आपका प्रावधान अनुच्छेद 8 में दिया गया है। अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी नागरिकता लेने से भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल हम लोग बात करेंगे 10 की। नागरिकता का निरंतर अधिकार, यानी कि हमेशा निरंतर, यानी कि लगातार आपके नागरिकता क्या है जी? अधिकार है, ये आर्टिकल 10 कहता है। आर्टिकल 11 की बात करते हैं, संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का क्या है जी? अधिकार है। किसमें? अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 12 की बात करते हैं, राज्य की राजभाषा। राज्य की राजभाषा क्या है? हिंदी है। याद रखिएगा, राज्य की राजभाषा क्या है? आपका हिंदी है। पूछ देता है ऐसा क्वेश्चन कि राज्य की राजभाषा क्या है जी, तो हम मारेंगे हिंदी है, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून की अमान्यता। जो मौलिक अधिकार हैं उसके विपरीत कानून की क्या है? अमान्यता है। मौलिक अधिकार जो संविधान देता है वो मिलना ही मिलना है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 में, कानून के समक्ष समानता, यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं सब लोग कानून के सामने क्या है? समान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सब कानून के सामने क्या है? आपके समान है। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि भेदभाव का निषेध, यानी कि बिल्कुल छुआछूत नहीं होना चाहिए। कौन कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहेगा कि सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। जो सार्वजनिक आपका रोजगार है उसमें क्या चाहिए? उसमें अवसर की समानता होगी, यानी कि जब मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट का, सरकार का वैकेंसी आएगा, ठीक है, तो उसमें सभी लोग क्या भरेंगे? आपके फॉर्म भरेंगे। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अब है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत की बात करता है। अनुच्छेद 17 अनुच्छेद क्या कहता है? उपाधियों का अंत।
ठीक है। अनुच्छेद क्या कहता है? उपाधियों कहते हैं कि कोई भी उपाधि आप बिना भारतीय सरकार से अनुमति लिए नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? आपके स्वतंत्रता का अधिकार, आपके आपके राइट टू फ्रीडम का अधिकार देता है अनुच्छेद 19। आगे चले आते हैं। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधियों के लिए संरक्षण, जो भी मान ली कोई अपराध किया है, अभी अपराध उसका साबित नहीं हुआ, तो उसको संरक्षण, उसका बचाव मिल सकता है अनुच्छेद 20 के तहत। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वी ठीक है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया है, तो याद रखिए अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है। आगे हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 22 क्या चीज? अनुच्छेद 22 में क्या चीज का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और आपकी नजरबंदी से संरक्षण, ठीक है। ये आपके अनुच्छेद 22 अधिकार देता है कि किसी की गिरफ्तारी या नजरबंदी में आपका क्या मिल सकता है? संरक्षण की बचाव मिल सकता है। ये अनुच्छेद 22 कहता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर निषेध, यानी कि मानव तस्करी आदमी को बेच खरीद नहीं कर सकते अनुच्छेद 23 के तहत, और आपके बाल मजदूरी यानी कि चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि बालक से खतरनाक रोजगार का निषेध, यानी कि कोई भी छोटा लड़का है, आप उसे कोई भी खतरनाक काम नहीं करा सकते। कोई कल कारखाने फैक्ट्री में आप उसे जबरन काम नहीं करा सकते जो कि 18 साल से कम का है, ठीक है। तो बालकों से खतरनाक रोजगार का निषेध है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हर एक व्यक्ति को अपने अपने धर्म मानने का क्या है? अधिकार है। और ये अधिकार कौन देता है? ये अधिकार देता है आर्टिकल 25। कौन देता है? आर्टिकल 25 देता है। आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक मामलों का प्रावधान करने की स्वतंत्रता, कोई भी धार्मिक मामला है उसके जो प्रावधान करने की क्या है? आपकी स्वतंत्रता है, उसको अपनी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है कि करों द्वारा किसी धर्म के प्रचार का निषेध, यानी कि कर लेकर के टैक्स जो है, टैक्स प्रचार नहीं किया जा सकता। टैक्स लेकर किसी भी धर्म का प्रचार नहीं किया सकता। ये अनुच्छेद 27 कहता है। आगे हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा का निषेध है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है। धार्मिक शिक्षा का निषेध कुछ अपवाद रहित है, जिसमें कुछ जैसे देखिए, धार्मिक शिक्षा कौन नहीं दे सकता? हिंदू नहीं दे सकता। हिंदू गुरुकुल बना करके वो अपने, या फिर विद्यालय में कोई भी धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते। उसके लिए मदरसा है, उसके लिए गुरुकुल है, उसमें धार्मिक शिक्षा मिलेगी। लेकिन जो आम विद्यालय, उसमें धार्मिक शिक्षा पर क्या है? निषेध है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अल्पसंख्यक। क्या है? अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण, यानी जो अल्पसंख्यक है, आजकल भारत में एक अल्पसंख्यक का अलग ही डिफिनेशन है, ठीक है। वो अल्पसंख्यक करोड़ों में है, लेकिन वो अल्पसंख्यक है। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक के भारत में अलग ही डिफिनेशन है, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये अनुच्छेद कौन कहता है जी? 29 कहता है। क्या कहता है? 29 कहता है। उन्हें अब अल्पसंख्यक से हटा करके बिल्कुल जैसे बाकी लोग हैं वैसे बिल्कुल देने, कोई उन्हें विशेष क्या बोलते हैं, कोई विशेष अधिकार देने का कोई काम नहीं है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। ये है इस पे हम क्या कहें, जो अल्पसंख्यक है वो अपने शैक्षणिक स्थान, यानी कि अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं अपना, और किसी प्रकार की कोई भी शिक्षा वो दे सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन जो इस देश का बहुसंख्यक है वो ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा करेगा तो अपराध हो जाएगा ना, यानी ये अल्पसंख्यक कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 कहता है इस आर्टिकल में संशोधन करके इसको हटाने का, इसे हटाया जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की बिल्कुल, जब अनुच्छेद 14 कहता है कि सब लोग एक समान है, तो फिर इनके लिए विशेष व्यवस्था क्यों? आगे हम लोग बात करते हैं संपत्ति का अधिकार। ये आपके अनुच्छेद 31, यानी संपत्ति का अधिकार 1978 में मौलिक अधिकार से हटाया गया। संपत्ति का अधिकार जो है 1978 यानी कि 1978 में ये जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया, और इसकी चर्चा आपके अनुच्छेद 31 में की गई है। अनुच्छेद 22 की हम लोग बात करते हैं, अनुच्छेद 32 की बात करते हैं। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार, ठीक है ना। जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का बात किया गया, किसमें? अनुच्छेद 32 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का
आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? आत्मा, याद रखिएगा, आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32, यानी कि जिसमें मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार, यानी कि जो आपका मौलिक अधिकार है उसे कोई छीन नहीं सकता। ये कौन बात कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 33 की बात कर लेते हैं। सशस्त्र बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की संसद की आपकी शक्ति है। देखिए, जो आपके सशस्त्र बल है, मानिए कोई सेना है, ठीक है, आपके राजकीय पुलिस है, जो जिसके पास बल है, उन वो क्या कर सकते हैं कि उनकी जो मौलिक स्वतंत्रता है उस पर क्या लग सकती है जी? उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। और कौन लगा सकता है? भारतीय संसद को उसकी क्या है? अधिकार है। जो भारतीय आपके संसद है उसको अधिकार है। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चलिए आते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इधर कि आपके अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध। जब मार्शल लॉ लग जाएगा उस समय आपके मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। अनुच्छेद 35 संसद द्वारा कुछ अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित कानून है। आपके अनुच्छेद 35 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 36 क्या कहता है कि राजनीति के निर्देश सिद्धांतों के प्रयोजन के लिए राज्य की भाषा का चर्चा किसमें की गई? अनुच्छेद 36 में की गई है। याद रखिए, अनुच्छेद 36 में की गई है। तो चलिए, आज हम लोग अनुच्छेद 36 तक ही इस वीडियो में पढ़ेंगे और फिर जो बाकी का अनुच्छेद है वो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मिलेगी। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे मुझे हौसला मिले कि हम आगे का वीडियो बनाएं। और जो भी आप लोग को वीडियो में कमी लगता है, पढ़ाने के तरीके में कमी लगता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि भैया थोड़ा इसमें और सुधार कीजिए, चाहे ऐसे होना चाहिए। ये आप लोग का कमेंट, आप लोग का फीडबैक एक मुझे नई ऊर्जा, नई एनर्जी देगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, एंड कीप स्टे एंड बी हैप्पी।